हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िकल केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट का सेकंड पार्ट फेज़ रूल स्टार्ट करते हैं। फेज़ रूल को हम प्रावस्था नियम भी कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम यह पढ़ेंगे कि फेज़ रूल क्या है, अर्थात प्रावस्था नियम क्या है, यह नियम किसने दिया, किन वैज्ञानिक ने यह नियम दिया और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। हम इन सब के बारे में अर्थात इस रूल के बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट हम पढ़ेंगे। तो फेज़ रूल का स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे कि स्टेटमेंट अर्थात फेज़ रूल क्या होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्म्स इन्वॉल्व अर्थात इस नियम को पढ़ने में किन किन टर्म्स अर्थात डेफिनेशंस अर्थात परिभाषाओं को हमें जानना है, उन परिभाषाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। वन कंपोनेंट सिस्टम अर्थात एक घटक तंत्र की हम बात करेंगे, जिनमें हम कुछ एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर सिस्टम की हम बात करेंगे। उसके पश्चात हम इसमें कंडेंस्ड फेज रूल की बात करेंगे, देन थर्मल एनालिसिस की बात करेंगे एंड लास्टली हम टू कंपोनेंट सिस्टम की बात करेंगे, जिनमें हम सिंपल यूटैक्टिक सिस्टम अर्थात लेड सिल्वर सिस्टम, जिंक मैग्नीशियम सिस्टम और उसके बाद हम सोडियम सल्फेट वाटर सिस्टम की बात करेंगे, हम कॉपर सल्फेट सिस्टम की बात करेंगे और लास्टली हम कई और सिस्टम्स हैं जिनको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो सर्वप्रथम हम इसकी हिस्ट्री के बारे में या इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि फेज़ रूल क्या है। किसी भी विषमांगी तंत्र को एक्सप्लेन करने के लिए अर्थात उसकी प्रावस्थाओं को एक्सप्लेन करने के लिए उस पर कौन कौन से फैक्टर या कौन कौन से वेरिएबल्स जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कॉम्पोजिशन का क्या प्रभाव पड़ता है, इस प्रभाव को पढ़ने के लिए कई रूल्स दिए गए, कई नियम दिए गए, जिनमें राउल्ट का नियम है और संक्रमण ट्रांजिशन का नियम है, विलेयता का नियम है, हेनरी का नियम दिया गया। परंतु J.W. गिब्स ने सन 1876 में फेज़ रूल दिया तथा इस फेज़ रूल का जो उपयोग है वो विषमांगी साम्यों के लिए पाया गया तथा यह पाया गया कि यह जो फेज़ रूल है यह रासायनिक पदार्थों के अलावा या रासायनिक स्टेट्स, रासायनिक अवस्थाओं के अलावा फिजिकल स्टेट्स पर भी इक्वली एप्लीकेबल पाया गया अर्थात बराबर रूप से उपयोगी पाया गया तथा इस नियम का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि इसे हमने ऊष्मागतिकी के द्वारा व्युत्पन्न किया था तथा इसके द्वारा पदार्थ की प्रकृति के बारे में किसी भी परिकल्पना को हमने कोई आश्रय नहीं दिया तथा इस नियम के द्वारा तंत्र का अध्ययन करने में पदार्थ की आणविक जटिलताओं की ओर कोई स्टडी नहीं की गई। यह बहुत सिंपल और इजी लॉ है जिसे हम इजीली एप्लीकेबल कर सकते हैं सभी तंत्रों पर। तो आइए हम पढ़ते हैं प्रावस्था नियम और प्रावस्था नियम में उपयोग की जाने वाली कुछ टर्मिनोलॉजी या कुछ टर्म्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम जो हम टर्म पढ़ते हैं वह है फेज अर्थात फेज जो है वो इट इज़ ए फॉर्म ऑफ मैटर। फेज क्या है? यह पदार्थ की एक रूप है, पदार्थ का एक रूप है विच इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट इन केमिकल कॉम्पोजिशन, जो कि रासायनिक संगठन में सर्वत्र एक समान है। यह पदार्थ का एक रूप है जो कि केमिकल कॉम्पोजिशन रासायनिक संगठन में सर्वत्र एक समान है और फिजिकल स्टेट में भी सर्वत्र एक समान है अर्थात इसकी फिजिकल स्टेट और केमिकल कॉम्पोजिशन सर्वत्र एक जैसा है अर्थात पदार्थ का वह रूप जो कि सर्वत्र रासायनिक संगठन में एक समान है तथा भौतिक रूप से भी एक समान है अर्थात भौतिक रूप से भी सुस्पष्ट है। तो इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जो कि रासायनिक रूप से समांगी हो और सार्वत्रिक रूप से एक समान हो तथा भौतिक रूप से सुस्पष्ट हो, यांत्रिक रूप से पृथक करने योग्य हो, फेज कहलाती है अर्थात प्रावस्था कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, a system containing only liquid water is one phase system.
ऐसा तंत्र जिसमें केवल द्रव जल उपस्थित है वह वन फेज सिस्टम कहलाता है, अर्थात एक प्रावस्था का तंत्र कहलाता है। ए सिस्टम कंटेनिंग वाटर एंड वाटर वेपर इज ए टू फेज सिस्टम। और ऐसा तंत्र जिसमें जल भी है और जल वाष्प भी है, अर्थात वाटर वेपर, अर्थात इसका गैसियस रूप भी है, यह दो प्रावस्थाओं का तंत्र कहलाता है। ए सिस्टम कंटेनिंग लिक्विड वाटर, वाटर वेपर एंड सॉलिड आइस इज ए थ्री फेज सिस्टम। और ऐसा तंत्र जिसमें कि द्रव जल है, जल वाष्प है तथा ठोस बर्फ है, यह थ्री फेज सिस्टम कहलाता है, अर्थात तीन प्रावस्था का तंत्र कहलाता है। प्योर सब्सटेंसेस अर्थात अति शुद्ध जो पदार्थ हैं या शुद्ध पदार्थ हैं, या शुद्ध ठोस हो अथवा शुद्ध द्रव हो या शुद्ध गैस हो, अर्थात केवल एक ही पदार्थ से बना हुआ जो भी सब्सटेंस है, पदार्थ है, या तो वो ठोस अवस्था में हो अथवा लिक्विड अवस्था में हो अथवा गैस अवस्था में हो, मेड ऑफ वन केमिकल स्पीशीज, केवल एक ही रसायन से बना हुआ हो, इज कंसिडर्ड एज वन फेज। इसे हम एक प्रावस्था कहते हैं या इसको एक प्रावस्था के द्वारा व्यक्त करते हैं। घटक जो होते हैं कंपोनेंट, यह एक इसको हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं कि घटक क्या होता है। घटक एक केमिकल स्पीशीज होती है जिस केमिकल स्पीशीज के द्वारा सभी प्रावस्थाओं के रासायनिक संगठन को हम समझा सकें या व्यक्त कर सकें, उस केमिकल स्पीशीज को हम घटक कहते हैं। या हम यह कहते हैं उन न्यूनतम रासायनिक स्पीशीज की संख्या जिसके द्वारा प्रत्येक प्रावस्था के संगठन को पूर्ण रूप से एक्सप्लेन किया जा सके, अर्थात एक्सप्लेन किया जा सके, अर्थात व्याख्या की जा सके, उसे हम घटक कहते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज मिनिमम नंबर ऑफ केमिकली इंडिपेंडेंट स्पीशीज़। यह जो है यह मिनिमम नंबर ऑफ केमिकली इंडिपेंडेंट स्पीशीज़ अर्थात रासायनिक रूप से स्वतंत्र न्यूनतम संख्या है, और रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संख्या है, विच आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल फेजेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। सिस्टम में प्रेजेंट सभी फेजेस के को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूनतम रासायनिक स्पीशीज की संख्या घटक कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल वाटर सिस्टम हैज़ थ्री फेजेस। वाटर सिस्टम में तीन फेजेस हैं, तीन प्रावस्थाएं हैं, कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल दीज फेजेस इज एक्सप्रेस्ड इन वन केमिकल फॉर्मूला। और ये जो है तीनों फेजेस हैं, तीनों प्रावस्थाएं हैं, इनके कॉम्पोजिशन, इनके घटक को केवल एक केमिकल फॉर्मूला H2O के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। हैंस इट इज़ द वाटर सिस्टम इज़ द वन कॉम्पोनेंट ओनली। इसलिए वाटर सिस्टम कैसा है? एक घटक तंत्र है। सल्फर सिस्टम हैज़ फोर फेजेस। सल्फर सिस्टम में चार प्रावस्थाएं होती हैं। रोम्बिक सल्फर अर्थात विषम लंबाक्ष सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर अर्थात एकंताक्ष सल्फर, लिक्विड सल्फर अर्थात द्रव सल्फर, एवं सल्फर वेपर अर्थात सल्फर की वाष्प या गैसीय सल्फर। तो द कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल ऑफ दीज फेजेस इज एक्सप्रेस्ड बाय वन केमिकल इंडिविजुअल, अर्थात इन चारों फेजेस का जो कॉम्पोजिशन है यानी संगठन है वो केवल एक केमिकल सल्फर के द्वारा हम पूरा सारा सबको व्यक्त कर सकते हैं, सबको हम इनकी सबकी व्याख्या कर सकते हैं, चारों फेजेस की केवल एक केमिकल सल्फर के द्वारा। इसलिए सल्फर सिस्टम जो है वह एक घटक तंत्र है। देयरफॉर सल्फर सिस्टम इज वन कंपोनेंट सिस्टम। इसलिए सल्फर सिस्टम एक घटक तंत्र है। इसके बाद हम आते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर, स्वतंत्रता की कोटि। It is defined as the smallest number of intensive variables। ऐसे वेरिएबल्स जो कि स्मॉलेस्ट हों, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ यानी न्यूनतम संख्या है। इंटेंसिव वेरिएबल कौन कौन से होते हैं? जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, कंसंट्रेशन यानी सांद्रता है। तो ताप, दाब व सांद्रता वाले जो चर हैं, या ये जो चर हैं ताप, दाब व सांद्रता, ये चर जो कि जिनकी न्यूनतम संख्या दूसरे नंबर ऑफ फेजेस को डिस्टर्ब किए बिना उनको हम परिवर्तित कर सकें।
है ना। अर्थात डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो होती है, हम इसको इस प्रकार से भी परिभाषित करते हैं कि यह न्यूनतम चरों की संख्या है जिसे कि हम किसी भी तंत्र को पूर्णतया अभिव्यक्त करने के लिए हम निश्चित किया जाना आवश्यक समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट ऑफ ए प्योर गैस में बी डिस्क्राइब्ड बाई एनी टू ऑफ थ्री वेरिएबल्स। किसी भी प्योर गैस या शुद्ध गैस की जो अवस्था है उसको हम किसी भी दो वेरिएबल के द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं। दाब, ताप या घनत्व में से किसी भी दो वेरिएबल के द्वारा हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसलिए हम इसे बाई वेरिएंट सिस्टम कह लेते हैं या द्विचर सिस्टम तंत्र कहते हैं। इफ़ एनी टू नॉन अब यदि इन दोनों में से कोई भी दो, इन तीनों में से कोई भी दो वेरिएबल ताप दाब या ताप घनत्व या घनत्व एवं दाब, ये कोई भी दो नॉन हो तो हम तीसरे वेरिएबल को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हैंस इट हैज़ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड इट इज़ कॉल्ड एज बाईवेरिएंट सिस्टम, और इसको हम द्विचर तंत्र कहते हैं। यूनिवेरिएंट सिस्टम, यूनिवेरिएंट यानी एक चर तंत्र, अर्थात वे तंत्र जो केवल एक ही वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं, अर्थात जिनका जो संगठन है वो केवल ताप अथवा दाब अथवा घनत्व पर ही निर्भर करता है। इन विच वाटर एंड वाटर वेपर आर इन वन सिस्टम, है ना। और जैसे वाटर और वाटर वेपर है ना, ये यूनिवेरिएंट है, अर्थात एक चर है। इफ़ ऑल ऑफ द फेजेस ऑफ वाटर एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, यदि वाटर में यदि तीनों की तीनों प्रावस्थाएं इक्विलिब्रियम अर्थात साम्य में उपस्थित होती हैं, नो कंडीशन नीड्स टू बी स्पेसिफाइड एज द फेजेस कैन को एग्जिस्ट ओनली एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमें यदि तीनों प्रावस्थाएं एक साथ मौजूद हों, एक साथ उपस्थित हों, तो हमें उसकी कोई कंडीशंस बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा केवल एक बहुत सर्टेन डेफिनाइट पर्टिकुलर स्पेशल टेम्परेचर और प्रेशर पर ही ऐसा पॉसिबल है, इसलिए हमें उसकी कोई कंडीशंस बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ऐसे जो ऐसी तीनों H2O की जल की प्रावस्थाएं एक साथ उपस्थित हों, इसका एक विशिष्ट ताप होता है और विशिष्ट दाब होता है, तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती है, यह अपने आप ऑटोमेटिकली नॉन हो जाती है। दिस सिस्टम हैज़ नो डिग्री ऑफ फ्रीडम हैंस कॉल्ड इनवेरिएंट सिस्टम। और चूंकि पानी की तीनों फेजेस एक साथ उपस्थित होती हैं, तब यह तंत्र जो होता है वह अचर सिस्टम कहलाता है, अर्थात इनवेरिएंट सिस्टम कहलाता है। तो हम इस प्रकार से डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसी भी तंत्र को पूर्ण रूप से परिभाषित करने हेतु आवश्यक न्यूनतम चरों की संख्या, जैसे ताप, दाब, सांद्रता इत्यादि, जिन्हें निश्चित करने से तंत्र को पूर्ण रूप से परिभाषित किया जा सके, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है, स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है। अर्थात द लीस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, pressure and concentration or density which should be fixed in order to define a system completely is known as degree of freedom। अब हम आते हैं फेज रूल पर, अर्थात प्रावस्था नियम पर, जिसे कि J.W. गिब्स ने 1876 में दिया, जिसे कि हम फेज रूल कहते हैं। फेज रूल के अकॉर्डिंग P plus F is equal to C plus 2, अर्थात P is the number of phases here, F is the number of degrees of freedom here, C is the number of components here and 2 is the digit or the number here। किसी भी विषमांगी तंत्र के लिए उसकी फेजेस की संख्या एवं डिग्री ऑफ फ्रीडम का योग, अर्थात स्वतंत्रता की कोटि एवं फेजेस की संख्या का योग उस तंत्र में उपस्थित घटकों की संख्या एवं दो के योग के बराबर होता है, इसी ही हम फेज रूल कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने फेज रूल पढ़ा, और जिसे कि गिब्स ने 1875 में दिया, जिसे कि हम वेरिएंस ऑफ सिस्टम भी कहते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम को जो है हम वेरिएंस ऑफ सिस्टम भी कहते हैं। तो किसी भी तंत्र के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिड्यूस करना यानी निकालना, उसको जानना, यह फेज रूल के द्वारा संभव
हो पाता है। तो फेज रूल जो है इट इज़ वेरी यूज़फुल टू अंडरस्टैंड द इफ़ेक्ट ऑफ इंटेंसिव वेरिएबल। यह बहुत यूज़फुल है, उपयोगी है किसी भी तंत्र हिट्रोजीनियस सिस्टम पर इंटेंसिव वेरिएबल यानी ताप, दाब व सांद्रता इत्यादि इक्विलिब्रियम या साम्य पर इनका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन का, इसकी जानकारी जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के द्वारा, इनकी जानकारी गिब्स फेज रूल के द्वारा हमें प्राप्त होती है। तो फेज रूल हमने पढ़ लिया कि इसके अकॉर्डिंग यह कहता है फॉर एवरी हेट्रोजीनियस सिस्टम इन इक्विलिब्रियम द सम ऑफ नंबर ऑफ फेजेस एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बाय 2। is called as phase rule.